दोस्तों, आज की कहानी है गरीब घर की देवरानी, अमीर घर की जेठानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जोरू के गुलाम, तुझे अपनी माँ और मेरी जरा भी फिक्र नहीं रही है। अब मुझे भी नहीं रहना है तुझे इस घर में। ससुर जी की इस बात ने आग में घी डालने का काम करते हुए रोहित के गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि वह उसी समय अपने जानकार प्रॉपर्टी डीलर से मिलने चले गए। मैं बहुत सुंदर हूँ और रोहित मेरे ऊपर पूरी तरह लट्टू है। मेरी ससुराल वालों के अलावा उनके दोस्त और मेरे मायके वाले भी मानते हैं कि मैं उन्हें अपनी गुलियों पर बड़ी आसानी से नचा सकती हूँ। मेरे सास ससुर ने अपनी छोटी बहू यानी मुझे कभी पसंद नहीं किया। वे दोनों हर किसी के सामने यह रोना रोते कि मैंने उनके बेटे को अपने रूप जाल में फंसाकर माता पिता से दूर कर दिया है। वैसे मुझे पता था कि रोहित के घर से अलग हो जाने की धमकी से घबराकर मेरी सास बिगड़ी बात संभालने के लिए जल्दी मुझसे मिलने मेरे कमरे में आएगी। गुस्से में घर से अलग कर देने की बात मुंह से निकलना अलग बात है, पर मेरे सास ससुर जी जानते हैं कि हम दोनों के अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। ऊपरी मंजिल पर रह रहे बड़े भैया और भाभी मुझसे तो क्या घर के किसी भी ढंग से नहीं बोलते हैं। मैं बहुत साधारण परिवार से पढ़ी लिखी थी, इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं बेहद सुंदर न होती तो मुझसे शादी करने का विचार अमीर घर के बेटे रोहित के मन में कभी पैदा न होता। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरे दिलो दिमाग में यह बात भर दी थी कि हर तरह की खुशियाँ और सुख पाना उसकी परी सी खूबसूरत बेटा का पैदाइशी हक है। अपनी सुंदरता के बल पर मैं दुनिया भर राज करूंगी। किशोरावस्था में ही इस इच्छा ने मेरे मन के अंदर गहरी जड़ें जमा ली थी। रोहित से मेरी पहली मुलाकात अपनी एक सहेली के भाई की शादी में हुई थी। वह जिस कार से उतरे उसका रंग और डिजाइन मुझे पसंद आ गया था। सहेली से जानकारी मिली कि वह अच्छी जॉब कर रहे हैं। इससे उनके दोस्ती करने में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उनकी आंखों में झांकते हुए मैं 2-3 बार बड़ी अदा से मुस्कुराई तो वे फौरन मुझ में दिलचस्पी लेने लगे। मौका ढूंढकर मुझसे बातें करने लगे तो मैं 2-4 वाक्य बोलकर रही और चली जाती। मेरे शर्मीले स्वभाव ने उन्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उतावला कर दिया। उस रात विदा लेने से पहले उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। अगले दिन से ही हमारे बीच फ़ोन पर बातें होने लगी। सप्ताह भर बाद हम ऑफिस खत्म होने के बाद बाहर मिलने लगे। हमारी चौथी मुलाकात एक बड़े पार्क में हुई। वहाँ एक सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए उन्होंने अचानक मेरे होठों से अपने होठ जोड़कर मुझे चूम लिया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाने के कारण मैं बहुत जोर से उनसे लिपट गई। उनमें उनकी बाहों के घेरे से आकर मैं जब सुबकने लगी तो उनकी उलझन और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत पूछने पर भी मैंने उन्हें अपने आंसू बहाने का कारण बताया और न जाने ही ज़्यादा देर उनके साथ रुकी। पूरे 3 दिनों तक मैंने उनसे फ़ोन पर बात नहीं की। तो चौथे दिन शाम को वे मुझे मेरे ऑफिस के गेट के पास मेरा इंतज़ार करते नजर आए। उनके कुछ बोलने से पहले ही मैंने उदास लहजे में कहा, आई एम सॉरी, पर हमें अब आपस में नहीं मिलना चाहिए। रोहित, पर क्यों? मुझे मेरी गलती तो बताओ। वे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मुझसे मिलना क्यों बंद कर रही हो? उनके बार बार पूछने पर मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ नज़दीकियाँ बढ़ती रही तो मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? उनकी आंखों में उलझन के भाव और ज़्यादा बढ़ गए। हम ऐसे ही मिलते रहे तो किसी भी दिन कुछ गलत घट जाएगा। तुम मुझे चीप लड़की समझो, यह सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। साधारण से घर की एक लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के सपने नहीं देख सकती है। तुम मुझसे ना मिला करो प्लीज़।
भरे घर से अपनी बात कहकर मैं कुछ दूरी पर इंतज़ार कर रही अपनी सहेली की तरफ चल पड़ी। बाद में रोहित ने बार बार फ़ोन करके मुझे फिर से मिलना शुरू करने के लिए राज़ी कर लिया। मेरी हंसी खुशी उनके लिए दिन ब दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती चली गई। मेरे रंग रूप का जादू उनके सिर चढ़कर ऐसा बोला कि महीने भर बाद ही उनके घर वाले हमारे घर रिश्ता पक्का करने आ पहुँचे। उस दिन हुई पहली मुलाकात में ही मुझे साफ एहसास हो गया कि यह रिश्ता उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। मेरी शादी को करीब 6 महीने हो चुके हैं और अब तक मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी की मेरे प्रति नापसंदगी अपनी जगह कायम है। अपने माता पिता से झगड़ा करने के बाद रोहित को घर से बाहर गए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि सासू माँ मेरे कमरे में आ पहुँची। उनकी झिझक और बेचैनी को देखकर मैं कुछ कह भी नहीं सकता था कि बात करने के लिए मेरे पास आना उन्हें अपमानित महसूस करा रहा है। मेरे सामने झुकना उनकी मजबूरी थी। उनका अपनी बड़ी बहू नेहा से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि बेहद अमीर बाप की बेटी होने के कारण वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। मेरे सामने बैठते ही सासू माँ मुझे समझाने लगी, घर में छोटी बड़ी खटपट तकरार तो चलती रहती है, पर तू रोहित को समझाना कि वह घर छोड़कर जाने की बात मन से बिल्कुल निकाल दे। मैंने बेबस से लहजे में जवाब दिया, मम्मी आप तो जानती हैं कि वे कितने जिद्दी इंसान हैं। मैं उन्हें घर से अलग होने के कब तक रोक सकूंगी। आप पापा को भी समझाओ कि वे घर से निकाल देने की धमकी तो बिल्कुल न दिया करें। उन्हें तो तब तक अक्ल नहीं आएगी जब तक गुस्से के कारण उनके दिमाग की कोई नस फट भी नहीं जाएगी। ऐसी बातें मुंह से न निकालिए प्लीज। मेरा मन ससुर जी के अपाहिज हो जाने की बात सोचकर ही बेचैनी और घबराहट का शिकार हो उठा था। कुछ देर तक अपनी व ससुर जी की गिरती सेहत के दुखड़े सुनाने के बाद सासू जी चली गई। हम घर से अलग नहीं होंगे। मुझसे ऐसा आश्वासन पाकर उनकी चिंता काफ़ी हद तक कम हो गई थी। उस रात मुझे साथ लेकर रोहित अपने दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी में जाना चाहते थे। उनका यह कार्यक्रम खटाई में पड़ गया, क्योंकि ससुर जी को सुबह से 5-6 बार उल्टियाँ हो चुकी थी। ऑफिस से आने के बाद जब उन्होंने मेरे जल्दी तैयार होने के लिए शोर मचाया तो घर में कलेश शुरू हो गया और बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सच्चाई यही है कि कुछ कारणों से मैं खुद भी रोहित के दोस्त द्वारा दी जा रही कॉकटेल पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। आज मैं जिंदगी के उसी मुकाम पर हूँ जहाँ होने के सपने मैं हमेशा देखती आई हूँ। संयोग से मैंने जिस ऐशो आराम भरी जिंदगी को पाया है उसे नासमझी के कारण खो देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रोहित के एक निशा भाभी है जिनके अपने पति सौरभ के साथ संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। उनके बीच तलाक होकर रहेगा, ऐसा सबका मानना है। मैंने पिछली कुछ पार्टियों में नोट किया है कि फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट निशा भाभी रोहित को बहुत लिफ्ट दे रही है। यह सभी जानते हैं कि एक बार बहक गए कदमों को वापस राह पर लाना आसान नहीं होता है। रोहित को निशा से दूर रखने की महत्व को मैं अपने अनुभव से बखूबी समझती हूँ, क्योंकि अपने पहले प्रेमी समीर को मैं खुद अब तक पूरी तरह से नहीं भुला पाई हूँ। वह मेरी सहेली शिखा का बड़ा भाई था। मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने के घर पढ़ने जाती थी। मेरी खूबसूरती ने उसे जल्दी मेरा दीवाना बना दिया। उसकी स्मार्टनेस भी मेरे दिल को भी भा गई। उनके घर में कभी कभी हमें एकांत में बिताने को 5-10 मिनट भी मिल जाते थे। इस छोटे से समय में ही उनके जिस्म से उठने वाली महक मुझे पागल कर देती थी। उनके हाथों का स्पर्श मेरे तन बदन को मदहोश कर मेरे पूरे वजूद में अजीब सा ज्वाला भर देता था। एक रविवार की सुबह जब उसकी माँ बाजार जाने को निकली, माँ के बाहर जाते ही समीर बाहर से घर लौट आया। हमें कुछ देर की मौज मस्ती करने के लिए किसी तरह का खतरा नजर नहीं आया, तो हम बहुत उत्तेजित होकर
आपस में लिपट गए। फिर गड़गड़ाहट यह हुई कि उसकी माँ पर्स भूल जाने के कारण घर से कुछ दूर जाकर ही लौट आई थी। दरवाज़ा खोलने के बाद समीर और मैं अपनी उखड़ी सांसों और मन में घबराहट को उनकी अनभावी नज़रों से छिपा नहीं पाए थे। उन्होंने मुझे उसी वक्त घर भेज दिया और कुछ देर बाद आकर माँ से मेरी शिकायत कर दी। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि मेरी शिखा से दोस्ती टूट गई और अपने माता पिता की नज़रों में मैंने अपनी इज्जत गंवा दी। कच्ची उम्र में समीर के साथ प्यार का चक्कर चलाने की मूर्खता कर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरी सजने संवरने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई। माँ की दिन रात की टोका टाकी और पापा का मुझसे सीधे मुंह बात न करना मुझे बहुत दुखी करता था। उन कठिन दिनों से गुजरते हुए एक सबक मैं अच्छी तरह सीख गई कि अगर मेरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की इच्छा और सारे सपने पूरे नहीं हुए तो जीने का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। घुट घुट कर जीने से बचने के लिए मुझे फ़ौरन अपनी छवि सुधारना बहुत ज़रूरी था। केवल सुंदर होने से काम नहीं चलता है, सूरत के साथ सीरत भी अच्छी होनी चाहिए।